ओके जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को। आई होप कि आपने जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से रिव्यू किया होगा और उनमें से जो प्रॉब्लम्स थे, जो चीज़ें थी, वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। इसका मतलब है आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आप याद हो तो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम जो था 6.3 में शायद एक प्रॉब्लम था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये प्रॉब्लम मैंने 6.14 जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और ये प्रॉब्लम जो था वो मैंने आपको सॉल्व करवाया था जो कि 6.13। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.4 को। सेक्शन जो है हमारा 6.4 का, डिटरमाइन द z एंड x वैल्यूज व्हेन द एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नोन। यानी कि लास्ट में लेक्चर में हम लोगों ने z को फाइंड किया जब हमारे पास x की वैल्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज मिली हुई थी, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग फाइंड करेंगे z और x की वैल्यू। z और x की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमें एरिया जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो पता होगा। यानी पहले हमें x पता था, स्टैंडर्ड डेविएशन पता था, तो हम एरिया फाइंड कर रहे थे अंडर द कर्व। लेकिन अब हम लोगों को फाइंड करना है z और x यानी कि आपका रैंडम वेरिएबल, z यानी कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एरिया है वो। और इसमें जो गिवन होगा हमें शेडेड रीजन जो है वो गिवन होगा, यानी कि जो शेप होगा वो मिला हुआ होगा, उसका एरिया भी मिला हुआ होगा, और हमें z और x की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि ये क्या फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ z दिस एरिया बेसिकली। नाउ वी लर्न how to find corresponding values of z or x when an area under a normal distribution curve is known। तो ऑब्वियसली हम लोग z और x को कैलकुलेट करेंगे जब हमें एरिया मिला हुआ है। तो 16.5 में एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ पॉइंट z सच दैट एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट ऑफ z इज 0.9251। अब एरिया जो है वो आपको गिवन है, यानी ये जो एरिया है बेसिकली ये आपका एरिया है, और कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट जी। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल एक रफ स्केड्यूल इसका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि दिस इज ऑलवेज अ बेल शेप्ड कर्व। हमने z फाइंड करना है सच दैट द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व लेफ्ट टू z इज 95। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी यहाँ पे कह देता हूँ कि चले z यहाँ पे है, ये हमारा z है। इसके जो लेफ्ट में जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है जिसको मैं रेड से फिल कर रहा हूँ, ये पूरा जो एरिया है ये आपको गिवन है, दैट इज 0.925। यानी ये एरिया आपको मिला हुआ है जिसका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसको मैंने मार्क भी किया है। और बेसिकली क्वेश्चन इज दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z द एरिया इज दिस वन। अब z फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हम बड़ी आसानी से, ये प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम जो टेबल है उसमें से जो है वो वैल्यूज को फाइंड करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने ये ग्राफ बनाया है, ये बिल्कुल इसी तरह से ये ग्राफ आपने बनाया, और आपको पता है z इज इक्वल टू ए टू फाइंड z इज इक्वल टू, अगर a होगा जनरली जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा हम लोगों ने इंटरवल में इसको सॉल्व करना सीखा था, z इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू a कामा b। तो फॉर एग्जांपल ये z इज इक्वल टू a, वो ये पॉइंट, और इसके लेफ्ट पे जो एरिया है वो ये जो शेडेड एरिया है वो ये है, जिसका रिजल्ट है 0.925। अब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करें, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आपको सिर्फ एरिया मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको जो z डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल मिला हुआ है, जो मैं अपलोड भी कर चुका हूँ और आप सब लोगों के पास अवेलेबल है, अब आप क्या करेंगे, उस टेबल में ये एरिया फाइंड करना शुरू करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट कॉलम को चेक करेंगे, क्या 9251 इस कॉलम में है, अगर नहीं है तो आप सेकंड कॉलम चेक करेंगे, फिर थर्ड कॉलम चेक करेंगे। यानी कि पूरा टेबल जो है वो आपको गो थ्रो करना पड़ेगा। पूरे टेबल में जहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि उस टेबल को अगर आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी वहाँ पे।
जहां पर ये वैल्यू मिल जाएगी तो ऑब्वियसली अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी की वैल्यू क्या है। पहले हम लोग टेबल में से ये फाइंड कर रहे थे, फिर ये करने के बाद एरिया लेते थे, लेकिन अब हम लोग उल्टा कर रहे हैं। हमारे पास एरिया है तो हम ये फाइंड करेंगे, नंबर 1 हमें गिवन है, नंबर 2 हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और नंबर 3 पे हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऑटोमेटिकली आप टेबल में से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, और इसका मतलब है कि आपका जो z की वैल्यू होगी वो होगी 1.44। तो इट्स रियली सिंपल, यानी कि यू जस्ट हैव टू प्ले, इट्स लाइक अ गेम। टेबल में आपको एरिया गिवन है, आप एरिया हाईलाइट करना है, उस टेबल एरिया जब मिल जाए तो उसके क्रॉसपोंडिंग z की वैल्यू आपने लिख लेनी है। ओके ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये कि किस तरह से ये मैंने सॉल्व किया। सिंपली मेरे पास टेबल है, टेबल में से ये एरिया ढूंढूंगा, एरिया ढूंढने ऑब्वियसली थोड़ा सा लैंग्वेज रूट जरूर होगा, प्रोसेस होगा, क्योंकि आपको एरिया खुद ढूंढना पड़ेगा टेबल में से। एक और क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z सच दैट द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज इन द राइट टेल इज 0.50। 27 पूछते हैं, सर हाउ वी कैन जस्टिफाई दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट और लेफ्ट शेडेड एरिया। देखिए, जब हम लोग टेबल को यूज करते हैं, जो आपको गिवन टेबल है, जो मैंने आपको टेबल दिया है, तो वो जो टेबल में जो वैल्यूज हैं वो हमेशा आपको लेफ्ट साइड की वैल्यूज मिल रही हैं। यानी कि फ्रॉम द x इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर आप कोई भी शेप बना लें, अच्छे से ये चीज सुन लें, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, कि यानी कि जो टेबल में जो प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं वो बेसिकली आपको हमेशा लेफ्ट साइड का एरिया देती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पॉइंट z इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट है, z की कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू a, यानी कि कोई वैल्यू है, तो जो टेबल में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इसके z इज इक्वल टू a के लेफ्ट साइड पे जितना भी है टोटल एरिया, कंप्लीट एरिया इसके लेफ्ट साइड पे देगा। जो टेबल में कैलकुलेशंस हैं वो लेफ्ट साइड एरिया की हैं। कुछ टेबल ऐसे भी हैं जिनमें राइट साइड की कैलकुलेशन है, लेकिन जो हम टेबल यूज कर रहे हैं उसमें जो टेबल मैंने आपको दिया है आप यही टेबल यूज कीजिए, क्योंकि हम इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2-3 तरह के टेबल्स मिलते हैं इसमें, लेकिन वो फिर टेबल के ऊपर की लिखी होती है कि ये टेबल कौन सा है, तो फिर हम उसको देख के जस्टिफाई कर लेते हैं। बेसिकली ये जो टेबल हम यूज कर रहे हैं, ये जो टेबल है वो आपका पूरा का हमेशा टेबल में से आपको हमेशा लेफ्ट साइड का एरिया मिलेगा। लेकिन अगर जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी खुला हुआ है, जो क्वेश्चन ये इसका आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट किस तरह से है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z सच दैट द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इन द राइट टेल इज 0.50। यानी हमने z फाइंड करना है, जबकि जो एरिया है, बेसिकली जो एरिया आपको मिला हुआ है। अब देखिए मजेदार, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन, सिर्फ ये सेक्शन जो है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा अगर ये एग्जाम में आता है तो। अब ये आपकी लेफ्ट टेल है, ये आपकी राइट टेल है। अब ये कह रहा है कि द एरिया जो है इस कर्व का, जो एरिया है राइट टेल में, यानी कि इस टेल का एरिया इसने दिया हुआ है, इस टेल का जो एरिया है वो 0.05 है, लेकिन हमने z की वैल्यू फाइंड करनी। इसका मतलब है कि z के राइट पे है ये, तो इसका मतलब है z जो है वो यहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल, क्योंकि रफ स्केड्यूल है, अभी हमें z की वैल्यू पता नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मिला, z के राइट वाला साइड का एरिया मिला है, और जो टेबल में एरियाज हैं वो ये वाले हैं। अब अगर ये एरिया मिला है, मुझे टेक्निकल क्वेश्चन है मेरा, अब सब गौर से सुने और मुझे टेक्स्ट में आंसर करें इस क्वेश्चन का, जिनको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखें। अब मुझे ये वाला एरिया मिला है राइट साइड का, ठीक है, मुझे चाहिए ये एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया कैसे निकालूं? अगर मेरे पास ये एरिया अवेलेबल है जो कि यहाँ पे है 0.005, तो जो लेफ्ट साइड होगा ये जी के राइट पे है, तो जी के लेफ्ट पे कितना एरिया होगा, ये कैसे फाइंड करूंगा? थोड़ा सा सोचें और मुझे जवाब दें।
यस, जल्दी कर लें। टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर आपके पास राइट साइड का एरिया गिवन है तो लेफ्ट साइड बेसिकली, क्योंकि जो टेबल में जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड की हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है पहले इस राइट साइड की एरिया को लेफ्ट में चेंज कर लें। तो ये कैसे होगा जरा जल्दी से मुझे बताएं, मैं आपके टेक्स्ट का वेट कर रहा हूँ, या इवन अगर आप बात करना चाहें तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर 1 से माइनस करेंगे। एग्जैक्टली 1 से माइनस करेंगे। 1 से माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि इस पूरे कर्व में जितना भी मैक्सिमम एरिया होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। तो माइनस करेंगे। एग्जैक्टली 1 से माइनस करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस कर्व में जो टोटल एरिया है वो 1 है, और अगर z से राइट साइड का एरिया मिला हुआ है, इसको 1 से माइनस करूंगा, यानी ये वाला एरिया, इस जो ये जितना भी कर्व है, ये कंप्लीट कर्व जो है जिसको मैं रेड से सर्किल कर रहा हूं, अगर हम ये याद करें तो हमें पता है कि इस कर्व में 1 से ज्यादा एरिया नहीं होगा, टोटल एरिया 1 है, और z के राइट साइड पे हमें मिला है 0.05। तो अगर हम लोग इसमें से 0.0050 को माइनस कर दें तो ऑब्वियसली राइट साइड माइनस हो जाएगी, बाकी सिर्फ लेफ्ट साइड बच जाएगी, जो कि जो हमें चाहिए वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलें ये देखें, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0050। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हमें लेफ्ट साइड का एरिया पहले निकालना था, क्योंकि जो टेबल है उसमें जितने भी एरियाज हैं वो लेफ्ट साइड के हैं। तो ये मिल गया हमें अब लेफ्ट साइड का एरिया। अब हम क्या करेंगे, वेरी मच सिंपल, अब हम जल्दी से टेबल खोलेंगे, टेबल में से ये एरिया फाइंड करेंगे, जहां पर ये एरिया आएगा वहां से हम लोग फिर z की वैल्यू ले लेंगे। अब नाउ इट्स वेरी मच सिंपल, लुक फॉर 0.9950 in the body of normal distribution table. Table 7 does not contains 0.995, क्योंकि ये जो इस बुक में टेबल है उसमें शायद ये वैल्यू नहीं है, लेकिन जो मैंने टेबल आपको दिया है ऑब्वियसली उसमें आई होप कि वहां पे ये टेबल में जरूर होगा। और फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू वहां पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे 50 है, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर आप कोई एग्जाम में बैठे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसी तरह का एक केस आ जाता है कि अब 0.9950 है और 0.9950 आपको टेबल में से नहीं मिल रहा, तो आप उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू चूज कर लें। अगर 0.9950 नहीं है तो 0.49 वहां पे होगा, अगर 49 भी नहीं है तो 51 होगा। तो यानी कि आप ट्राई करेंगे कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको टेबल में से नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, आप उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू, अब क्लोजेस्ट वैल्यू को एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सारे साइंटिस्ट हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, तो आपको पता होगा व्हाट डज मीन बाय क्लोजेस्ट, जो सबसे ज्यादा क्लोजर वैल्यू हो तो वो ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेबल में, क्योंकि ये कह रहा है कि जो इस बुक का टेबल है, बेसिकली ये टेबल नंबर 7 से मुराद है कि इस बुक, जो बुक ये है जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं S1, उसकी बात कर रहा है, लेकिन मैंने आपको अलग टेबल दिया है, शायद उसमें हो, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये कह रहा है कि इस टेबल में 0.9950 नहीं है जो इस बुक का टेबल है, तो चले नहीं है तो कह रहा है कि मैंने इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू ली है, अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ टेबल में से तो z की वैल्यू ये मिलती है, यानी कि 2.58, और अगर 9949 लेता हूँ तो z की वैल्यू मिल रही है 2.57। तो आप ये भी आपने सीख लिया कि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू कहीं नहीं मिल रही, खुदा ना खास्ता, तो आप क्लोजेस्ट वैल्यू जो है वो टेबल में से ले सकते हैं। आई होप कि आपको एरिया फाइंड करने की जो ट्रिक है वो आ गई, कि अगर आपको एरिया मिला है तो आप, मसला नहीं है, आप z को फाइंड कर सकते हैं, और अगर x और स्टैंडर्ड डेविएशन मिली है तो भी आप z फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ z की वैल्यू मिली है तो भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों तरीकों से हम लोगों ने ये सीखा। तो ये है इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है, बेसिकली ये वाला एरिया हमें गिवन था, इसमें ये सेक्शन हमें गिवन था, और ये सेक्शन हमने फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, इस रिजल्ट को 1 में से ये वाला जो रिजल्ट है माइनस करेंगे आप, ये वाला जो रिजल्ट है इसको माइनस करेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो राइट हैंड साइड का आ जाएगा, यानी कि ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी हम लोगों ने कर लिया। चलें अब फाइंड द वैल्यू ऑफ z सच दैट एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इन लेफ्ट टेल इज 0.5। अब मजे की बात ये हो गई, अब लेफ्ट टेल में एरिया है तो अब क्या होगा, अब हमें लेफ्ट टेल का एरिया मिला हुआ है, यानी ये वाला एरिया मिला हुआ है, यानी अगर मैं इसको ग्राफ करूं तो लेफ्ट टेल यानी कि इस टेल का एरिया मिला हुआ है हमें, और हमें z फाइंड करना है।
तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज 0.5 इज लेस देन 0.5 एंड इट इज एरिया इन द लेफ्ट टेल, द वैल्यू ऑफ z इज नेगेटिव। ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ z इज नेगेटिव होती है। अब अच्छा, ये नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? ये इस तरह से है कि फॉर नेगेटिव का मतलब, जो z टेबल में जो नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नेगेटिव वैल्यूज हैं। उसका फिजिकली मतलब ये होता है कि वो जो मीन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हम पढ़ के आए हैं कि म्यू जो है वो 0 होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 होती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो क्या होता है, 1 होता है। सिग्मा इज इक्वल टू 1। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट डज मीन बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप उसे कह दें कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें म्यू की वैल्यू 0 हो और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, तो उसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो सेंट्रल पॉइंट होती है, ये मीन होती है। मीन से इस तरफ जो वैल्यूज होती हैं वो हम कहते हैं कि 0.5 इस तरफ होती हैं, 0.5 एक साइड पे, और 0.5 जो है वो सेकंड साइड पे आपकी। 0.5 आर ऑन right hand side and 0.5 as on a left hand side. This is considered as a positive standard deviations like 1, 2, 3 and 4, and this side is considered as a negative deviations like -1, -2, -3. And -1 doesn't means that there is some negative number. -1 means that is on the left hand side, left of mean, and +1 is means that it is on right of the mean. यानी कि जो -1 है वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि वो आपकी जो मीन है उसके कौन सी साइड पे होगा। यानी कि मीन से इस तरफ की वैल्यूज माइनस, इस तरफ की वैल्यूज प्लस, लेकिन माइनस उसके रिजल्ट्स नहीं होते, रिजल्ट्स पॉजिटिव ही होते हैं। सो ये ऑब्वियसली होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। लुक फॉर 0.05 इन द बॉडी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और नॉर्मल आई एम सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप ढूंढेंगे वैल्यू 0.050, और ऑब्वियसली आप जब टेबल में से चेक करेंगे तो आपको z की वैल्यू मिलेगी -1.65। और ये माइनस क्यों आ गया? माइनस ये इसलिए आ गया क्योंकि ये मीन से, यानी कि अगर जो आपकी मीन है, ये वाली जो मीन है, और वो उससे छोटी है। यहाँ पे इसने एक और बात भी की कि लेस देन 0.5। ये देखें, यहाँ पे इसने कहा कि लेस देन 0.5। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनाएंगे तो आपको पता है कि 0.5 जो है वो इस तरफ वैल्यू है राइट हैंड साइड पे मीन के, और 0.5 इस तरफ वैल्यू होती है। क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड कर्व में टोटल एरिया 1 होता है, मीन से एक साइड पे 0.5, मीन की दूसरी साइड 0.5, दोनों को ऐड करेंगे 1। तो अब ये 0.5 से छोटी है, इसका मतलब है ये कौन सी साइड होगी, ये वाली साइड होगी। तो इस साइड पे जो z की वैल्यूज हम लोग लेते हैं, z नेगेटिव लेते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने z -1.65 आपका लिया है। लेकिन अगर आप ये वैल्यू प्लस में भी फाइंड कर लेंगे, तो प्लस में और माइनस के अगर आपके पास जो टेबल है, अगर आप उसको देखेंगे गौर से, जरा सुकून से, तसल्ली से अगर आप उसको चेक करेंगे, तो जो माइनस की वैल्यूज भी सेम है, प्लस की वैल्यूज भी सेम होती है। सिर्फ सैंपल का फर्क है जी वाले कॉलम में, बाकी उनके जो रिजल्ट्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क आएगा भी नहीं, क्योंकि आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है। जो रिजल्ट मीन के राइट साइड पे होगा वही रिजल्ट मीन के लेफ्ट साइड पे होगा, तो इसमें कोई फर्क होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये इस प्रॉब्लम का ग्राफ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको राइट साइड ये मिल रही है, z इज इक्वल टू a, और ये आपकी मीन वैल्यू है इज इक्वल टू 0, और इस तरफ हम लोग z इज इक्वल टू a लेते हैं, z इज इक्वल टू माइनस a, माइनस क्योंकि 0 से इस तरफ हमारे पास इस तरह से होता है -1, -2, -3, यहाँ पे होता है +1, +2, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसलिए राइट साइड पे जो है आपका लेफ्ट साइड पे 0 के आप z एज अ नेगेटिव वैल्यू उसको लेते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप आस्क कर लें। यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। यहाँ तक अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज डिस्कस कर लें, एंड यू फील फ्री टू डिस्कस। गलत या सही कोई मसला नहीं, क्वेश्चन जरूर पूछा करें, पूछें अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो, वरना मैं फिर आगे बढ़ूँ। ओके,
आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो चले हम फिर आगे बढ़ते हैं। चले जी, अब फाइंडिंग एन एक्स वैल्यू फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम नॉर्मल, अब पहले जी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें। फॉर एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड टू नो द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, z इज इक्वल टू, मैं फार्मूला लिख देता हूं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला था, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू, एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा। अब उसी फार्मूला को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये सिग्मा उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे ये माइनस है उस साइड पे ले जाएं, प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू म्यू प्लस जेड सिग्मा। यानी कि अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z की वैल्यू पता है, सिग्मा की वैल्यू पता है, मीन पता है, तो आप x फाइंड कर सकते हैं, मसला नहीं है, आसानी से आप इनमें से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको x मिला हुआ है, z मिला है, सिग्मा मिला हुआ है, तो आप म्यू फाइंड कर सकते हैं, या आपको x म्यू और सिग्मा मिला है तो आप z फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने शुरू में किया, या अगर आपको x म्यू और सिग्मा मिला है तो आप z कर लें, अगर z मिला है तो सिग्मा फाइंड कर लें। इस फार्मूला के साथ हम बहुत तरीकों से प्ले कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का मिला हुआ है। तो चलें, नाउ इट्स टाइम टू प्ले विद द फार्मूला, and what we are going to do basically, we are going to find the value of x when we have some normal curve is given over there, we have some values of z, maybe values of standard deviation, maybe values of mean, and we are going to find the value of x, that is what, a random variable. Recall the example 16.14. It is known that the life of a calculator manufactured by a calculators corporation has normal distribution with a mean of 54 months. We have some question that is in 16.14. I am not interested to read the theory of 16.14, but it's a recall of that example. It means we have already did the same example in the previous classes maybe, but here we are interested in the data. Manufactured by the calculator corporation has a normal distribution. We have given a normal distribution with mean is equal to 54 months. We have mu, that is mu is equal to 54, something that we want, that is already given here, that is mean, that is equals to how much, that is equals to 54, and the standard deviation of 8 months, and the standard deviation means sigma is equal to, that we have already given here, that is 8. I'm sorry, this is not highlighter, but I have to choose eraser here. I'm going to erase it. Yes. Again, I am selecting pen, that is equals to how much, that is equals to 8. The information that we have already given. What should the warranty period to be replaced? A manufacturing calculator of the company does not want to replace more than 1% of all the calculators sold. So यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज मिली है कि if the company does not want to replace more than 1% of all the calculators, यानी कि 1% एक रिजल्ट हमें यहाँ पे ये मिला हुआ है 1%। अब हमें म्यू मिला हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन और 1% ये रिजल्ट मिला है। अब हमने एक्स बेसिकली इसमें से फाइंड करना है, तो वो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले एरिया टू द लेफ्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1%, 1% or it is like 0.1 area to the left of x। आपको 1% मिला है, that is 0.1। find the z value from the normal distribution table for 0.1, यानी कि जो आप z की टेबल है उसमें से आपने इसका एरिया आप फाइंड कर लेना है, क्योंकि x के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिला हुआ है। टेबल 4 पॉइंट डज नॉट कंटेन एग्जैक्टली 0.1, ये 0.1 एग्जैक्टली उस टेबल में नहीं है, इसका मतलब है हम इसकी जो करीब तर वैल्यू है वो ले लेंगे, लाइक 0.99 टेबल में है, तो जो z की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2.33, यानी अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई, और
सिग्मा भी मिल गया हमें। अब सिंपली x इज इक्वल टू म्यू की जगह हमें 54 मिला हुआ था, प्लस ये वाला सेम z की जगह हमने ये z यहाँ पे फाइंड किया है, और सिग्मा की जगह हम लोग 8 रखेंगे जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 35.36। यहाँ पे परसेंट हमें मिला हुआ था, यानी कि इतने परसेंट जो है वो एरिया जो है वो लेफ्ट ऑफ जी है। लेकिन अब हमें x फाइंड करना था तो हमने x को फाइंड कर लिया। इट्स सो सिंपल कि आपने सिंपली फार्मूला को मैनिपुलेट किया और x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई। Thus the company should replace all calculators that start malfunctions with 5.36 months, which can be rounded to 35 months of the date of purchase, so that they will not have to replace more than 1% of the calculator. 1% से ज़्यादा कैलकुलेटर जो है वो रिप्लेस नहीं करने पड़ेंगे अगर 35 मंथ्स की वारंटी हो। तो ये देखें, ये आपको सिंपली हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये होता है कि जी z इज इक्वल टू एक्स, ये फार्मूला होता है x माइनस ए एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा। तो उसमें हमें सिग्मा x मिला हुआ था, म्यू मिला हुआ था, सिग्मा मिला हुआ था, इसकी जगह पे हमें 1% मिला हुआ था। 1% मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0.01, ये वाला एरिया 1% ऑफ टोटल, यानी कि इस एरिया का टोटल हमें मिला हुआ था 1%। 1% यानी कि ये वाला एरिया 0.01। तो हमने z की जो वैल्यू है वहां से लेके 0.1 को एरिया मिला हुआ था, हमने z वहां से फाइंड कर लिया, यानी कि हमें 1% एरिया गिवन था, x इज इक्वल टू 1% गिवन था, तो हमने z को फाइंड कर लिया और अप्लाई कर दिया टेबल में। फार्मूला में अप्लाई करने के बाद हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको। जी की वैल्यू की फाइंड किया था? जी की वैल्यू वही जो टेबल जैसे हम लोग करते हैं, यानी कि 1%। ये जो फिगर है यहाँ पे देखो, ये शेडेड रीजन कितना है 0 पॉइंट, जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, इसमें जो आपको 1% जो इस टोटल का मिला हुआ है, यानी कि ये जो डेटा में यहाँ पे आपको 1% मिला है एरिया टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। 1% एरिया में लेफ्ट एक्स की जो लेफ्ट साइड है वो 1% है, यानी कि यहाँ पे जो आपको मिला हुआ है कैलकुलेटर कंपनी डज नॉट वांट टू रिप्लेस मोर देन 1%, यानी कि जो टोटल एरिया है वो इस कंपनी जो है इसके 1% से ज्यादा रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, यानी कि 1% यानी कि 0.01 वो ये वाला एरिया आपको गिवन था। तो इस एरिया को हम लोग यूज करके z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने किया है। ये देखें, अगर आपकी 1% का मतलब है 0.01, तो 0.01 हम लोग टेबल में से ढूंढेंगे, जो अभी अभी पिछले एग्जांपल्स हम लोगों ने किए हैं कि टेबल में से 0.01 लेके z की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, दैट इज -2.33। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सर टेबल में जो वैल्यू है वो याद करने होंगे? नहीं, टेबल आपको अलो है, टेबल आपके सामने होगा, चाहे वो एग्जाम हो, अगर आप फिजिकल एग्जाम के में भी आते हैं तो टेबल आपको अलो होती है। बेसिकली इसके कुछ और फार्मूलाज भी हैं, हम विदाउट टेबल भी कर सकते हैं ये, लेकिन वो फार्मूला इतना लेंथी है कि हम लोग उसको ड्यूरिंग क्लास या वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। लाइक अगर आपको मैटलैब अलो हो एग्जाम में, मैपल अलो हो, मैथमेटिका अलो हो, तो वहाँ पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारी जो टेबल बने हुए हैं ये कौन से फार्मूला से बने, कैसे बने, वो अगर टाइम बच गया तो हम डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन ये टेबल के बारे में परेशान ना हो, ये टेबल आपको अलो है, चाहे अगर आप एग्जाम में भी आएंगे, फिजिकल यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम देने आएंगे, तो आप ये टेबल साथ ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो टेबल आपने याद नहीं करना, कुछ भी, सिर्फ टेबल को यूज करना सीखना है बस, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। याद कौन करेगा, उसमें तो 500-600 वैल्यूज हैं, वो थोड़ी याद होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके सर जी, तो चलें, ये वाला एग्जाम्पल है अब आपके सामने। According to the college board, the mean combined mathematics and critical reading set scores for a college bound seniors 12th and 12 with a standard deviation of 213। जो मेन चीजें हैं वो हमें चाहिए होती हैं, लाइक यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, वो मैंने यहाँ से हाईलाइट कर ली, स्टैंडर्ड डेविएशन मिली हुई है। Suppose that current distribution combined set score of all college seniors approximately normal with mean हमें मिली हुई है
यहाँ पे मीन भी मिली है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिली हुई है 213, जो सेम है, मैंने ऊपर भी हाईलाइट किया है। जेनिफर इज अ वन ऑफ द कॉलेज बाउंड सीनियर हु टुक दिस टेस्ट इफ इट इज फाउंड दैट 10%, यानी कि 10% का मतलब है 0.1 ऑफ ऑल कॉलेज बाउंड सीनियर्स हैव सेट स्कोर हायर देन जेनिफर, व्हाट इज जेनिफर सेट स्कोर। अब जेनिफर का जो हमें स्कोर है वो फाइंड करना है। यानी कि ये देखें, ये बिल्कुल आपके जो एग्जाम्पल्स हैं आपके फिजिकल लाइफ एग्जाम्पल्स में से आपके साथ रिलेट हो रहा है। चलें, अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोगों के पास जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल जो है वो 10 मिनट्स हैं, तो आप इसको सॉल्व करें, लेकिन स्लाइडों से नहीं देखेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्लाइडों से के साथ नहीं देखेंगे आप लोग। टेबल आपके पास है, डेटा पूरे का पूरा इसमें है, सेम जो लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने किया है बिल्कुल उसके पैरेलल ये क्वेश्चन है। तो आप ट्राई करें, यू हैव 10 मिनट्स, आप सॉल्व करें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, और अपने आंसर की स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दें। 10 मिनट्स यू हैव। सर टेबल नहीं है मेरे पास। आपकी टीम्स में जो है वो टेबल अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड कर लें, टेबल ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड है। ओके।
जी, तो आई होप कि आप लोगों ने प्रॉब्लम कर लिया होगा। रिजल्ट्स तो किसी के भी नहीं आए। जी, तो चलें मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ कि आप लोगों को मैंने 10 मिनट दिए थे जो कि ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं और आप लोगों ने प्रॉब्लम जो है वो नहीं किया। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। जो डेटा हमें मिला हुआ है इसमें डेविएशन 213 है, मीन जो है वो 212 है, 10% टोटल यानी कि आपका जो एरिया है उसका 10% यानी कि 0.1% जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम जो है वो एक्स को आसानी से फाइंड कर लेंगे। एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द एक्स वैल्यू 1% यानी कि 10% यानी कि जो है आपका 0.1, तो 0.1 में से आप जो है 0.10 ये बेसिकली ये जो एरिया है बेसिकली अगर आप 10% ऑफ द करंट बाउंड एंड सीरीज इट्स फाउंड 10% ऑफ ऑल करंट कॉलेज बाउंड, ये आपका राइट साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट पे लेके आएंगे, 1 में से 10% माइनस करेंगे तो दैट विल बी 0.90 और 90 लुक फॉर 90 बॉडी नॉर्मल टेबल में आप लोग चेक करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वहाँ से ये एरिया आप फाइंड करेंगे और जो टेबल में वैल्यू है वो 9000 तो नहीं है लेकिन 0.899 टेबल में अवेलेबल है एंड द जी वैल्यू इज़ 1.28। जी वैल्यू जो है वो आपकी आपको मिल जाएगी, दैट इज़ 1.28। उसके बाद आपके पास सारी कैलकुलेशंस हैं। x इज इक्वल टू म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मीन आपको गिवन है, रखेंगे z आपने फाइंड किया है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके अलावा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें मिली हुई है, सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द जेनिफर्स कंबाइंड सेट स्कोर इज 1285। तो ये इतना मुश्किल प्रॉब्लम तो नहीं था, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था आप लोगों के लिए। सर एक्स जी वैल्यू 1.0 सर ये कहाँ से है? 1.0 ये इसलिए है कि ये 10% जो है ये आपको यहाँ से क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा देखें, ये जो है 10% आपको लेफ्ट में नहीं है, ये 10% जो है वो राइट है, यानी कि ये 10% जो है ये मीन से राइट वाली साइड पे है। तो इसको हम लोग लेफ्ट पे लाने के लिए 1 से जो टोटल एरिया से माइनस कर रहे हैं, ये वो कैलकुलेशंस हैं। ये 1 जो है ये टोटल एरिया में से आप 10% माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, यानी कि यहाँ पे आपको जो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था कि ऑन द लेफ्ट है या राइट है, ये टोटल एरिया उन्होंने दिया हुआ था 10%। तो इसलिए हम लोग इसको शिफ्ट कर रहे हैं पहले लेफ्ट साइड पे, उसके बाद जो है वो हम लोग जी में से कंप्यूट कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ओके सर। तो ये देखें आपके पास इसका जो ग्राफ है, ये देखें शेडेड एरिया हमें जो मिला है 10% इसका टोटल का, तो वो ये मिला हुआ था, ये वाला हमें प्रॉब्लम में गिवन था। लेकिन हम जो फाइंड करेंगे वो ऑब्वियसली हम, क्योंकि जो टेबल है हमारा वो लेफ्ट साइड पे काम कर रहा है, तो उसके लिए हम इसको लेफ्ट पे चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो ये एक सेक्शन था आप लोगों का। आई होप कि आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आया होगा और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको अब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये इतना ही था, इसमें कुछ क्वेश्चन थे और सिंपल से थे, इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर था, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं थे। आई होप और आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। तो अब जो है आगे स्टार्ट कर लेते हैं द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला सेक्शन भी ऑब्वियसली जो चैप्टर नंबर 6 है वो ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार, बड़ा सिंपल है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो है वो इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टच जो है वो ज़्यादा है। जैसे चैप्टर नंबर 5 अगर आप करेंगे खुद से बैठ के तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्चुअल टच कुछ ज़्यादा है। फिर उसके बाद जब आप 6 करते हैं तो इसमें उससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टच है। लेकिन ये चैप्टर नंबर एज कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 4 जो हम लोगों ने प्रॉबिलिटी का डिस्कस किया, तो वहाँ पे जो है वो आपको प्रॉबिलिटीज़ फाइंड करनी पड़ रही थी, ये वो उल्टी सुल्टी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हुई है, वो थोड़ा सा मुश्किल था। अगर देखा जाए तो 5 और 6 जो है वो इतने मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन
दोनों में टेक्निकलिटीज कुछ ज़्यादा है, तो इनको आप जरा उसी तरह से स्टडी कीजिएगा, यानी कि समझने के बाद चीज़ों को आगे बढ़िएगा। सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आपका मसला हल नहीं होगा। आपने इनके जो कॉन्सेप्चुअल थॉट्स हैं इन चैप्टर में, उनके ऊपर आपने फोकस करना है। तो अब हम 6.5 में क्या करने वाले हैं। 6.5 में हम लोगों के पास जो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसमें हम लोग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं। बायनॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, जो बायनॉर्मल फार्मूला पढ़ा था, तो बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि उनमें अगर मीन जो है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आपको याद हो तो मैंने बड़े डिटेल के साथ वो सेक्शन डिस्कस किया था कि अगर कोई भी बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कह लें आप, तो सिमेट्रिक होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। यानी कि अगर आप कोई प्रॉब्लम है आपके पास, या तो आप बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम को नॉर्मल में भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। यानी कि आप इंटरेस्टेड हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू यूज बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला एंड आई एम बेसिकली इंटरेस्टेड टू सॉल्व अ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम विद अ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, तो हम उसमें भी ये चीजें जो है मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और हम इस लेक्चर में यही सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टू बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। द बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड टू अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ऑब्वियसली हमने ये शुरू में ही पढ़ा था कि जो बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं। ईच रिपीटेशन कॉल्ड ट्रायल, ऑब्वियसली ऐसा ही है, ऑफ ए बायनॉर्मल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ऐसा ही था कि हर रिपीटेशन जो है वो ट्रायल कहलाती है, और हर आउटपुट के दो रिजल्ट्स होते हैं, इधर सक्सेस और फेल्यूर। एग्जैक्टली ये चीज हमने पढ़ी थी। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू पॉसिबल आउटकम्स रिमेन सेम, बिल्कुल सेम चीज सही कह रहे हैं। यहाँ तक ये जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये बिल्कुल सही हैं। और द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये हमने बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ा था, चैप्टर नंबर आई थिंक 5 था शायद, या शायद इसी चैप्टर में था, आई डू नॉट रिमेंबर दैट, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया जरूर था। तो ये सारी चीजें बायनॉर्मल, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बायनॉर्मल होती है तो वो ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। तो चलें, जो बायनॉर्मल का फार्मूला हमें मिल जाता है वो फार्मूला जी ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेयर x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज इक्वल्स टू एन कॉम्बिनेशन ऑफ x p रेज टू पावर x एंड इनटू q n माइनस x। ये फार्मूला है, आप सब लोग इस फार्मूला के साथ फैमिलियर हैं। इस फार्मूला के पे ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे सवालों को हल किया, काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई। इसके लिए मैंने आपके लिए एक पूरा चैप्टर का सेक्शन छोड़ा जिसमें आप लोगों ने परमुटेशन को सीखा, कॉम्बिनेशन को पढ़ा, किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं वो सीखा। तो ये सारा कुछ हम लोग जो है वो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं बड़े डिटेल के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यूजुअली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड एन अप्रोक्सीमेशन to a binomial distribution when NP and NQ are both greater than 5. That is when NP greater than 5 and NQ greater than 5. यानी आप किसी भी बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कब करेंगे, जब n और p जो है उसका रिजल्ट ग्रेटर देन आई। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है उसमें आपको n और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चीजें हमेशा मिली होती हैं। जब भी आप बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको n और p मिला हुआ होता है, और अगर आपको n और p मिला हुआ है और आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, np मतलब क्या, मीन, np मीन्स मीन। बायनॉर्मल की मीन अगर आपको फार्मूला याद हो तो वो होती है np या nq। तो np अगर ग्रेटर देन 5 आ जाए, यानी कि ऐसा बायनॉर्मल का प्रॉब्लम जिसमें आप n और p की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 आए, तो वहां पे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा
यानी कि NP और NQ ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि हर प्रॉब्लम के लिए आप अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, जब NP ग्रेटर देन हो 5 से तो आप ये चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू 12 है और p इज इक्वल टू 0.5 है। तो बच्चों ये बात आप लोगों को याद होगी कि जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसमें प्रोबेबिलिटी 0.5 हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो सिमेट्रिक होती है। और इसका हम एग्जाम्पल भी कर चुके हैं बाय यूजिंग बार चार्ट। हम लोगों ने बना के चेक किया था कि वाकई 3 तरह के पड़े थे, एक नॉर्मल या यूनिफॉर्म या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट स्क्यूड लेफ्ट स्क्यूड। स्टैटिस्टिक्स में भी ये बात डिस्कस हुई, प्रोबेबिलिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ। तो ये देखें, अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाएंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिली हुई है प्रोबेबिलिटीज और रैंडम वेरिएबल आपको x मिला हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसका जब आप बार चार्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ये वाला जो सेक्शन है वो मिल जाता है। ठीक हो गया। तो ये जो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, अब आप अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 12 दैट इज 60.6, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 0.56 ग्रेटर देन 5। तो अगर n का मतलब है आपकी ये n जो गिवन है, p मतलब प्रोबेबिलिटी, तो NP ग्रेटर देन अगर 5 है आपकी, या NQ ग्रेटर देन 5 है, अगर NP ग्रेटर देन 5 होगी तो ऑब्वियसली NQ ग्रेटर देन भी 5 होगी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में। तो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं आपकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं बाय यूजिंग नॉर्मल कर्व्स। एग्जाम्पल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 50% ऑफ द पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स हैव एटलीस्ट 1 क्रेडिट कार्ड, यानी कि 50% के पास एक क्रेडिट कार्ड है। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 30% इज सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 19 ऑफ देम विल हैव एटलीस्ट 1 क्रेडिट कार्ड। 50% के पास जो है वो एटलीस्ट एक क्रेडिट कार्ड है। If a random sample of 30% is selected, what is the probability that 19 of them will have at least 1 credit card? तो n इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 30 है। p इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिला हुआ है 0.50% मतलब 0.5, और q हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं 1 - p, और x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 19 एंड n - x इज इक्वल्स टू 11। तो ये है, ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये देखें यहाँ पे सिंपली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी सब कुछ आपको मिला है। प्रोबेबिलिटी 50, टोटल 13%, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 19 ऑफ देम हैव, ये देखें सारा डेटा आपके पास मिला हुआ है। और आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला से। और अगर मैं यहाँ n और p को मल्टीप्लाई करूं 30 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये ग्रेटर देन 5 रिजल्ट आते हैं। तो इसका मतलब है इस प्रॉब्लम पे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन भी अप्लाई हो सकती है। बेसिकली ये मैंने आपको सिंपल प्रॉब्लम करके दिखाया। अब नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरह से यही वाला प्रॉब्लम हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एरिया अंडर द कर्व्स। So NP greater than 15 and NQ greater than 15, पहली कंडीशन अगर मीट हो रही है, NP और NQ greater than 5 है, तो हम कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज एज एन अप्रोक्सीमेशन टू सॉल्व दिस बायनोमियल प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कंप्यूट म्यू मतलब मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन है आपको पता है किसके बराबर है, NP। NP को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट मीन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला होता है कि मीन इज इक्वल टू NP, और स्टैंडर्ड डेविएशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है दैट इज इक्वल्स टू NPQ। और यहाँ पे देखें आपको मीन भी मिल गई और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गई। वाओ, इट्स रियली सिंपल। नाउ स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इनटू कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब पहले जो डिस्क्रीट था रैंडम वेरिएबल, अब वो कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे बाय मेकिंग करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अब ये करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये बेसिकली जो आपका अपर इंटरवल होता है, चले एग्जांपल जब करते हैं तो उसमें समझाता हूँ कि ये क्या है, इस तरह से आपको ये नहीं आएगा।
ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर? द एडिशन ऑफ 0.5 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 0.5 फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ x, यानी कि जो आपकी x की वैल्यूज होती हैं उसमें हम लोग 0.5 को ऐड कर देते हैं और 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं व्हेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड एंड एन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये होता है कि जो आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट की वैल्यू देता है, क्योंकि वो डिस्क्रीट होता है, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कंटिन्यूस होती है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल हमें 1 का रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसके अप में एक पॉइंट को ऐड कर देते हैं, उसके लोअर में से एक पॉइंट को माइनस कर देते हैं, यानी कि उस 1 को अलोन कर देते हैं, उसके दोनों साइड से जो वैल्यूज हैं वो सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं। तो ये जो 0.5 आप ऐड कर रहे हैं और 0.5 जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको आप कहते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। लाइक ये देखें, फॉर एग्जांपल द एरिया कंटेन्ड बाय द रेक्टेंगुलर फॉर x इज इक्वल टू 9 इज अप्रोक्सीमेट बाय द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 18.5। बेसिकली ये देखें, अब अगर आप डिस्क्रीट वैल्यू कर रहे हैं यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, तो 19 का एरिया ये वाला होगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ग्राफिकली। और अगर आप इसको कंटिन्यूस करेंगे तो 19 का एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 19.5 और 18.5। तो 19 ऑब्वियसली ये जो एरिया है, ये जो 18.5 है, ये देखेंगे आपको मैंने वहां पे सिखाया था कि ये जो रिजल्ट आएगा, ये जब ये लाइन डार्क होती है तो इसका मतलब है 18.5 भी इंक्लूड नहीं होगा, 19.5 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब है इसके बीच वाली जो वैल्यूज हैं वो क्या बचेंगी, सिर्फ 19 बचेगी। तो इसलिए हम लोग जो है वो कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर जो है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो चलें अब ये स्टेप नंबर 3 ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों ने x की वैल्यू जो है 18.5, यानी कि हमारे पास यहाँ पे x की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है 19 पे। 19 पे इस प्रॉब्लम में फाइंड करनी थी। 19 को ब्रेक करेंगे, एक x लेंगे 18.5, 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0.5 ऐड करेंगे, यानी कि दो वैल्यूज हो जाएंगी x की। पहले x के लिए हम लोग बनाएंगे z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे 18.5, यानी कि ये वैल्यू माइनस मीन जो हमने पहले अभी फाइंड की अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1.28, और 1.28 जब हम लोग z डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यूज करेंगे, यहाँ पे z के डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल में आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी आपको ये वाली 1.28 पे आपको वैल्यू मिलेगी 8.997। अगर आप z का टेबल देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर सिमिलरली आप x इज इक्वल टू 19.5 के लिए ये कंप्यूटेशन करेंगे, ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी और इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आपके जहन में ये होगा ये सब्ट्रैक्शन क्यों हुआ। बेसिकली देखो, जब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा ये वाला तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि 18.5 फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे है और 19.5 यहाँ पे है। जब हम z का टेबल फाइंड करेंगे 18.5 तो हमें ये सारा रिजल्ट मिलेगा, और जब 19.5 फाइंड z में से देखेंगे तो हमें ये सारा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ये बीच वाला रिजल्ट। तो इसका मतलब है 19.5 के रिजल्ट में से 18.5 वाला रिजल्ट माइनस करेंगे तो हम ये सेंटर वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये माइनस कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये अप्रोक्सीमेशन समझ में आई होगी। तो इस तरह से आप जो है वो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व है, ये आप अब खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये समझ में आया या नहीं आया। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 5वां, 6ठा, 4था, ये सारे आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 6ठे चैप्टर में हमारे पास यही था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम 7th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल में यहाँ तक इतना काफ़ी है, काफ़ी टाइम हो गया है और आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर में मज़ा ज़रूर आया होगा, पढ़ने का समझ में भी आया होगा। अब आते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ। अगर सवाल हैं तो 1 बाय 1 आप डिस्कस कर लें, आ जाएं क्वेश्चंस में।